नमस्कार। आज एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पर हत्या का केस चले, सजा भी हो जाए, लेकिन वो हथियार जिससे हत्या हुई वो मिले ही ना? ये सवाल सुनने में ही थोड़ा चौंकाता है ना। हाँ, और ये सीधा हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो सबूतों को असल में तौलती कैसे है। क्या चीज ज्यादा मायने रखती है? बिल्कुल, ये सवाल सीधा न्याय प्रक्रिया के दिल में उतरता है। सबूतों का मूल्यांकन, खासकर जब हथियार जैसे आप कह सकते हैं ठोस सबूत गायब हों, तो ये बहुत पेचीदा हो जाता है। और आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल ताज़ा फैसला है, ओमपाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025। हाँ, एक ऐसा मामला जिसमें दो लोगों की हत्या हुई, सजा भी हुई, लेकिन कुछ बहुत जरूरी सबूत जैसे आपने कहा हथियार, वो कभी मिले ही नहीं। सही कहा। और हमारी आज की ये पूरी बातचीत, ये विश्लेषण इसी केस पर आधारित एक कानूनी समाचार रिपोर्ट से मिली जानकारी पर ही केंद्रित रहेगा। तो हमारा मकसद ये समझना है कि भाई अदालतें सबूतों को देखती कैसे हैं, उनकी परख कैसे करती हैं, खासकर ऐसी सिचुएशन में। हम्म। कैसे कभी कभी आंखों देखी गवाही मतलब आई विटनेस टेस्टिमनी वो हथियार जैसे फिजिकल सबूत से भी ज्यादा वजनदार हो जाती है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। मतलब सीधा सबूत बनाम प्रक्रियात्मक कमियां, इस रस्साकशी को आज समझना है। और यही इस केस का निचोड़ है जिसे हम आज खोलकर देखेंगे। जब आंखों देखी पुख्ता गवाही मौजूद हो, तो हथियार न मिलना या एफआईआर में देरी जैसी प्रक्रियात्मक कमियां वो अक्सर न्याय के रास्ते में बड़ी बाधा नहीं बनती। अच्छा। सबूत का वजन उसकी गिनती से ज्यादा मायने रखता है। यहाँ सीधा सबूत का मतलब समझना जरूरी है। वो है चश्मदीद गवाह, जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो। ठीक है। ये परिस्थितिजन्य सबूत, जिसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, उससे अलग है। परिस्थितिजन्य सबूत में हम बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, जैसे हथियार का मिलना या न मिलना। मुझे तो ये केस पढ़कर सच में बड़ी हैरानी हुई थी। मतलब दो हत्याएं, सजा भी हो गई और हथियार भी नहीं मिला, एफआईआर में भी देरी हुई थी। तो चलिए इसे और खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। पर यह समझने के लिए कि कोर्ट इस नतीजे पर क्यों पहुंची, पहले केस की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। ये मामला अचानक नहीं हुआ था। अच्छा, इसकी जड़ें पुरानी थीं। हाँ, इसकी जड़ें पुरानी रंजिश में थीं। तो पहले ये बताएं कि ये कब की बात है और झगड़े की वजह क्या थी? ये घटना काफी पुरानी है, 1988 की। मामला दो परिवारों के बीच का था, जो आपस में रिश्तेदार भी थे, और उनके बीच खेत की मेड़ को लेकर, मतलब बाउंड्री को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। ओ, जमीन का झगड़ा। ये तो बहुत आम है गांव में, अक्सर दुखद नतीजे होते हैं इनके। बिल्कुल। तो रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन हुआ ये कि अपीलकर्ता पक्ष, यानी वो लोग जो बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, ओमपाल और बाकी लोग, उन्होंने कथित तौर पर खेत की उस विवादित मेड़ को तोड़ दिया। अच्छा। बस बात बढ़ गई और फिर दोनों पक्षों के बीच गन्ने के खेत में जमकर लड़ाई हुई। और इस लड़ाई का नतीजा बहुत गंभीर था, बहुत दुखद। लड़ाई में दो लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति, बंगाल सिंह नाम था उनका, वो बुरी तरह घायल हो गए। ओह। उनकी चोटें इतनी खतरनाक थीं कि रिपोर्ट में लिखा है कि जान भी जा सकती थी। पोटेंशियली फेटल इंजरीज थीं। बाप रे, यानी मामला तो बेहद संगीन था। तो फिर कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी? आरोप क्या तय हुए? निचली अदालत, मतलब ट्रायल कोर्ट ने कुल 7 लोगों को दोषी पाया था। मोल्हर, कंटू, ओमपाल, नरेंद्र, रणवीर, इच्छाराम और धर्मवीर। 7 लोग? हाँ, इन सब पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, धारा 149 यानी गैर कानूनी सभा और धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, इन सब के तहत आरोप तय हुए और सजा भी हुई। धारा 149? इसका क्या मतलब होता है यहाँ? देखिए, धारा 149 तब लगती है जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए जमा होते हैं और उस ग्रुप का एक साझा मकसद होता है। अगर उस मकसद को पूरा करने के लिए कोई अपराध होता है, तो उस जमावड़े का हर सदस्य उस अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अच्छा। भले ही उसने खुद वो काम न किया हो। इसे विकेरियस लायबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहते हैं। मतलब आप ग्रुप का हिस्सा थे तो आप भी जिम्मेदार हैं। ये तो गंभीर बात है। अच्छा, लड़ाई में हथियारों का क्या जिक्र है? किसके पास क्या था? ये एक बहुत अहम बिंदु है इस केस का। अपीलकर्ताओं पर आरोप था कि उन्होंने फावड़ों जैसे धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था। फावड़े? हाँ, वाले औजार? हाँ, लेकिन धारदार हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुए। जबकि दूसरी तरफ जो शिकायतकर्ता पक्ष था,
उनके पास कथित तौर पर सिर्फ लाठियां थीं। फावड़े बनाम लाठियां। हाँ, हथियारों का ये असंतुलन, ये फर्क बाद में कोर्ट के फैसले में बहुत मायने रखने वाला था, इरादे को समझने में। ये तो साफ इशारा करता है। निचली अदालत ने क्या सजा सुनाई थी फिर इन 7 लोगों को? ट्रायल कोर्ट ने सभी दोषियों को हत्या के लिए आजीवन कारावास दिया, धारा 302 और 14 के तहत, और हत्या के प्रयास के लिए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, धारा 307 और 149 के तहत। साथ में जुर्माना भी लगाया। आजीवन कारावास। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है जो रिपोर्ट में बताई गई है कि इसी घटना को लेकर एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, एफआईआर नंबर 65A। ये शायद अपीलकर्ता पक्ष ने करवाई होगी। काउंटर एफआईआर। हाँ, कह सकते हैं। और उस मामले में मतलब एफआईआर 65A वाले केस में सभी आरोपी बरी हो गए थे। क्या एक ही घटना, 2 एफआईआर और एकदम उल्टे नतीजे? ये तो मामले को और उलझा देता है। बिल्कुल, ऐसा होता है कई बार। फिर ये लोग जिन्हें सजा हुई थी वो हाईकोर्ट गए होंगे। जाहिर है। हाँ, दोषी करार दिए गए लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन फिर साल 2000 में जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ और उत्तराखंड बना, तो ये केस उत्तराखंड हाईकोर्ट को ट्रांसफर हो गया, नैनीताल। अच्छा, जुरिस्डिक्शनल चेंज हो गया। बिल्कुल, लेकिन उन्हें वहां भी कोई राहत नहीं मिली। 2010 में हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। 10 साल लग गए हाईकोर्ट में। हाँ, प्रक्रिया में समय लगता है। और तब से यानी 2011 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतजार कर रहा था। बाप रे, 1988 की घटना और फैसला अब जाके आया। काफी लंबा कानूनी सफर रहा इस केस का। सच में। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आते हैं। जो बचाव पक्ष था, मतलब अपीलकर्ता, उनकी मुख्य दलीलें क्या थीं और कोर्ट ने उन पर क्या कहा? पहली दलील तो शायद एफआईआर में देरी को लेकर थी, है ना? हाँ, सही पकड़ा। अपीलकर्ताओं का एक मुख्य तर्क यही था। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो घटना के फौरन बाद अपनी एफआईआर लिखवा दी थी, जबकि शिकायतकर्ता पक्ष ने 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई। 3 दिन? हाँ, तो उनका कहना था कि ये जो देरी है ये साफ दिखाती है कि शिकायतकर्ता पक्ष ने आपस में सलाह मशवरा करके सोच समझकर एक झूठी कहानी गढ़ी है। मतलब ये बाद में सोची समझी चाल थी। डिलिब्रेशन एंड कंसल्टेशन का आरोप लगाया उन्होंने। ये दलील सुनने में तो काफी वजनदार लगती है। आमतौर पर एफआईआर में देरी से शक तो पैदा होता ही है। कोई भी सोचेगा कि शायद कुछ छिपाया जा रहा है या कहानी बनाई जा रही है। हाँ, ये एक स्वाभाविक संदेह है और बचाव पक्ष अक्सर इस पॉइंट को उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को माना नहीं। अच्छा, क्यों नहीं माना? कोर्ट ने पाया कि देरी का जो कारण बताया गया वो वाजिब था, मानवीय था। एक मृतक के बेटे थे जो खुद भी गवाह थे इस मामले में। उन्होंने बताया कि घटना के बाद उन्हें अपने बुरी तरह घायल पिता, चाचा और भतीजे, मतलब वही बंगाल सिंह जिनका जिक्र आया था, उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए पहले मुजफ्फरनगर ले जाना पड़ा। फिर वहां से भी स्थिति नहीं संभली तो चंडीगढ़ के बड़े अस्पताल पीजीआई ले जाना पड़ा। ओहो, इतनी भागदौड़। हाँ, तो इस भागदौड़ और इलाज की प्राथमिकता के चलते एफआईआर दर्ज कराने में वक्त लग गया। परिवार पहले जान बचाने में लगा था। ये तो समझा जा सकता है, मेडिकल इमरजेंसी थी। बिल्कुल। कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को संतोषजनक माना। उन्होंने एक पुराने केस हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञानचंद 2001 का जिक्र किया। उस फैसले का सार यही था कि अगर एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी का ठीक ठाक और विश्वसनीय कारण बताया जाए तो सिर्फ देरी के आधार पर केस को खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा। खासकर तब जब मामले में सीधा और पुख्ता सबूत मौजूद हों, जैसे कि चश्मदीद गवाह। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब कानून सिर्फ किताबी नियमों पर अड़ा नहीं रहता, वो ऐसी मानवीय मजबूरियों और आपात स्थितियों को भी ध्यान में रखता है। ये दिखाता है कि सिस्टम का फोकस सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं बल्कि असल में न्याय करने पर है। निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि न्याय प्रणाली का असली मकसद सच्चाई तक पहुंचना है, न कि केवल तकनीकी औपचारिकताओं में उलझकर रह जाना। अगर देरी का कारण वाजिब है तो उसे अनदेखा किया जा सकता है। ठीक है, तो एफआईआर में देरी वाली दलील तो कोर्ट ने खारिज कर दी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, हथियार। बचाव पक्ष ने इस पर तो पूरा जोर लगाया होगा कि हत्या में इस्तेमाल फावड़े कभी मिले ही नहीं। बिल्कुल, ये उनकी सबसे मजबूत दलीलों में से एक थी, नॉन रिकवरी ऑफ वेपन। किसी भी हत्या के मामले में हथियार का न मिलना अभियोजन पक्ष के केस में एक बड़ी कमी मानी जाती है। वही तो, इससे ये सवाल उठता है कि हमला कैसे हुआ, किस हथियार से हुआ।
बिना हथियार के ये साबित करना कि हमला कितना घातक था या किस इरादे से किया गया, ये मुश्किल हो सकता है। ये एक वाजिब चिंता है और अक्सर बचाव पक्ष से बहुत जोर शोर से उठाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को फिर से दोहराया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि जब मामले में प्रत्यक्ष सबूत यानी चश्मदीद गवाहों के बयान मजबूत हों, भरोसेमंद हों और एक दूसरे से मेल खाते हों, और सबसे जरूरी मेडिकल सबूत उन बयानों की पुष्टि करते हों, उनकी गवाही को करॉबोरेट करते हों, तो सिर्फ हथियार का बरामद न होना केस को कमजोर करने के लिए काफी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ गवाहों की जुबान और डॉक्टरों की रिपोर्ट ज्यादा अहम साबित हुई, हथियार के न मिलने से भी ज्यादा? एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस ननकाऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 का जिक्र किया। उस फैसले का सार भी यही था कि अगर मौखिक गवाही इतनी पुख्ता हो कि उस पर शक ना किया जा सके और वो मेडिकल सबूतों से पूरी तरह मेल खाती हो, तो हत्या के हथियार का न मिलना अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर जांच अधिकारी मतलब आयोग की तरफ से हथियार ढूंढने में कोई चूक या लापरवाही हुई भी हो, तो उसकी सजा अभियोजन पक्ष को नहीं दी जा सकती। मतलब पुलिस की गलती का फायदा मुल्जिम को नहीं मिलेगा। हाँ, बशर्ते के बाकी के मूल सबूत जैसे गवाही और मेडिकल रिपोर्ट वो ठोस हों। अगर गवाह सच बोल रहे हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट उसे कंफर्म कर रही है, तो आयोग की लापरवाही से पूरा केस खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जांच ठीक से नहीं भी हुई, हथियार नहीं भी मिले, लेकिन गवाह सच बोल रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट उनकी बात का समर्थन कर रही है, तो भी सजा हो सकती है। हाँ, यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि अदालत जांच एजेंसी की संभावित कमियों से ऊपर उठकर सबूतों के सार मतलब सब्सटेंस ऑफ एविडेंस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फोकस असल सबूत पर है, प्रक्रिया पर नहीं। बिल्कुल। कोर्ट का मुख्य सवाल ये है कि क्या उपलब्ध सबूतों से अपराध संदेह से परे साबित हो रहा है या नहीं। जांच की प्रक्रिया में हुई कमियों को सबूतों के वजन पर हावी नहीं होने दिया जा रहा। ये न्याय पर आम आदमी का भरोसा बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, वरना हर केस आयोग की गलती पर छूट जाएगा। समझ गया, ये बहुत अहम बात है। अच्छा, अब तीसरी अहम दलील पर आते हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि ये शायद सोची समझी हत्या नहीं थी, बल्कि अचानक हुए झगड़े का नतीजा था, कुछ ऐसा। हाँ, उन्होंने ये दलील दी कि ये मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आना चाहिए, एक्सेप्शन 4 टू सेक्शन 300 आईपीसी। ये क्या है अपवाद 4? ये अपवाद उन स्थितियों के लिए है जहां मौत अचानक हुए झगड़े में होती है, बिना किसी पूर्व प्लानिंग के, गुस्से या आवेश में आकर, और जहां अपराधी ने कोई नाजायज फायदा न उठाया हो या क्रूरता न दिखाई हो। अच्छा। ऐसी स्थिति में इसे गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाता है, जिसकी सजा हत्या, मर्डर से कम होती है। तो उनका कहना था कि ये एक अचानक भड़का झगड़ा था, कोई पहले से तय की गई हत्या नहीं थी, सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन। झगड़ों के मामलों में ये बचाव तो अक्सर लिया जाता है, अचानक गुस्सा आ गया, हाथ उठ गया। लेकिन क्या कोर्ट ने इसे माना, खासकर ये देखते हुए कि अपीलकर्ताओं के पास फावड़े थे और दूसरी तरफ लाठियां? नहीं, कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल नहीं माना, सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण केस पुलिचेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 में दिए गए दिशा निर्देशों का हवाला दिया। उसमें क्या कहा गया था? उस केस में बताया गया था कि किसी काम के पीछे हत्या का इरादा था या नहीं, इसका अंदाजा कई बातों को मिलाकर लगाया जाता है। सिर्फ ये कह देना कि झगड़ा अचानक हुआ काफी नहीं है। किन बातों को ध्यान में रखा जाता है इरादा समझने के लिए? कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे हमला करने के लिए किस तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ। यहाँ तो फावड़े थे, धारदार। हाँ, बनाम लाठियां। फिर क्या हथियार पहले से लाए गए थे या मौके पर ही उठाए गए? शरीर के किन हिस्सों पर वार किया गया? कहाँ वार किए गए थे? यहाँ सिर जैसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर वार किए गए थे। वाइटल पार्ट्स पर कितने वार किए गए, और जाहिर है मेडिकल सबूतों से चोटों की प्रकृति और गंभीरता की पुष्टि। यहाँ तो हथियारों का फर्क बहुत साफ है। फावड़े बनाम लाठियां, ये तो इरादे पर सीधी रोशनी डालता है। बिल्कुल। कोर्ट ने इन्हीं सब पहलुओं पर गौर किया। उन्होंने पाया कि अपीलकर्ताओं ने फावड़ों के धारदार हिस्से का इस्तेमाल किया और शरीर के सबसे नाजुक हिस्से यानी सिर पर
ऐसे वार किए जो जान लेने के लिए काफी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी यही कहा होगा। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घायल गवाह बंगाल सिंह की मेडिकल रिपोर्ट दोनों ने इन चोटों की गंभीरता और जानलेवा प्रकृति की पुष्टि की। इन सब को मिलाकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अपीलकर्ताओं का इरादा महज चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि जान लेना ही था। मतलब इरादा साफ था। हाँ, कोर्ट ने कहा कि उनका उद्देश्य स्थायी रूप से खत्म करने का था। ये अचानक भड़के गुस्से में हुई घटना नहीं थी, बल्कि इरादतन किया गया हमला था। इसलिए धारा 300 का अपवाद 4 लागू नहीं होता। तो मतलब इरादे का पता लगाने के लिए कोर्ट ने सिर्फ घटना के क्षण को नहीं देखा, बल्कि हथियारों के चुनाव से लेकर वार करने के तरीके और उसके परिणाम तक पूरी तस्वीर को देखा। सही समझा। ये दिखाता है कि इरादा या इंटेंशन एक मानसिक स्थिति है, उसे सीधे तौर पर देखना मुश्किल है। इसलिए कानून उसे बाहरी कामों, परिस्थितियों और सबूतों के समग्र विश्लेषण से स्थापित करता है। ठीक है, अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस केस में, जैसा आपने कहा, इतना बड़ा किरदार निभाया, चश्मदीद गवाही, आई विटनेस टेस्टिमनी, खासकर उस घायल गवाह बंगाल सिंह की गवाही पर। हाँ, ये इस केस का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू था। बंगाल सिंह न सिर्फ एक चश्मदीद थे, बल्कि खुद भी उस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे, और वो एक मृतक के पोते भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने घायल गवाह की गवाही के खास महत्व पर बहुत जोर दिया। घायल गवाह की गवाही को इतना ज्यादा भरोसेमंद क्यों माना जाता है? मतलब क्या उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, या वो बदला लेने के लिए झूठ नहीं बोल सकता, खासकर जब पुरानी दुश्मनी हो? अच्छा सवाल है। देखिए, कानून घायल गवाह को एक विशेष नजरिए से देखता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गवाह की गवाही को स्टैम्प्ड विटनेस की तरह माना जाता है। स्टैम्प्ड विटनेस मतलब उसकी गवाही पर मानो सच्चाई की एक मुहर लगी होती है। इसके पीछे तर्क ये है कि जो व्यक्ति खुद उस हमले का शिकार हुआ है, जिसने दर्द सहा है, उसकी घटनास्थल पर मौजूदगी पर तो कोई शक हो ही नहीं सकता। ही इज अनडाउटेडली प्रेजेंट एट द सीन। हाँ, ये तो है। दूसरा ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति आमतौर पर असली हमलावर को छोड़कर किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। उसका ध्यान अपने दर्द और आपबीती पर होता है, उसे न्याय चाहिए होता है। यानी उसका जख्म ही उसकी सच्चाई का एक तरह से प्रमाण बन जाता है। हाँ, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हैं। कोर्ट ने एक और केस, जर्नैल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2009 का हवाला देते हुए कहा कि घायल गवाह की गवाही को तब तक विश्वसनीय माना जाना चाहिए और उसे उचित वजन दिया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाही में कोई बहुत बड़ी खामी या विरोधाभास न दिखे। लेकिन पुरानी दुश्मनी वाले मामलों का क्या? हाँ, कोर्ट इस बात से अनजान नहीं है कि दुश्मनी हो सकती है, इसलिए वो घायल गवाह की गवाही को और भी सावधानी से परखती है। उसे बाकी सबूतों से मिलाकर देखा जाता है। क्या उसकी कहानी दूसरे गवाहों से मेल खाती है? सबसे जरूरी, क्या मेडिकल रिपोर्ट उसकी चोटों और घटना के विवरण की पुष्टि करती है? इस केस में ऐसा हुआ? हाँ, इस मामले में कोर्ट ने पाया कि बंगाल सिंह और जो अन्य चश्मदीद थे, उनके बयान आपस में मेल खाते थे, उनमें कंसिस्टेंसी थी, वो विश्वसनीय लगे। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल सबूतों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बंगाल सिंह की इंजरी रिपोर्ट से उनकी गवाही की पूरी तरह पुष्टि हो रही थी। चोटें वैसी ही थीं जैसा गवाह बता रहे थे। तो गवाहों के बयानों में आपसी तालमेल, कहानी का सुसंगत होना और मेडिकल रिपोर्ट से उनका मेल खाना, इन सब ने मिलकर एक ऐसी मजबूत कड़ी बना दी जिसे तोड़ना मुश्किल था। बिल्कुल, और यही बात इस केस को इतना अहम बनाती है। ये दिखाता है कि कैसे चश्मदीद गवाही, और उसमें भी खासकर एक घायल गवाह की पुष्टि की हुई गवाही, किसी केस का रुख पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ तक कि हथियार न मिलने जैसी बड़ी कमी की भी भरपाई कर सकती है। सही बात है। तो इन सब दलीलों और सबूतों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? सजा बरकरार रखी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अपील के समय तक जो 4 अपीलकर्ता जीवित थे, बाकी की शायद केस के दौरान मृत्यु हो चुकी थी, उनकी सजा को बरकरार रखा गया। कन्विक्शन अपहेल्ड। और जो जमानत पर बाहर थे, उनका क्या हुआ? कोर्ट ने उनकी जमानत तुरंत रद्द कर दी, बेल बॉन्ड्स कैंसल्ड, और उन्हें सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, सरेंडर फॉर्थविथ। क्या उनकी सजा में भविष्य में किसी तरह की कमी या छूट की कोई गुंजाइश बताई कोर्ट ने? रिमिशन वगैरह? हाँ, कोर्ट ने फैसले में यह स्पष्ट किया कि अगर अपीलकर्ता सजा में छूट के लिए राज्य सरकार के नियमों के तहत आवेदन करते हैं
तो उस पर कानून और राज्य की जो भी नीति है उसके अनुसार संबंधित अथॉरिटी द्वारा विचार किया जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, कोर्ट ने बस उसे रीआइट्रेट किया। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समेटते हुए इससे निकलने वाला सबसे बड़ा कानूनी सिद्धांत या सबक क्या है? द की टेक अवे। सबसे बड़ा सबक वही है जो हमने शुरू में भी कहा और जो कोर्ट ने बार बार दोहराया है कि मजबूत, भरोसेमंद और सुसंगत प्रत्यक्ष सबूत, डायरेक्ट एविडेंस। हाँ, खास तौर पर ऐसी चश्मदीद गवाही जिसकी पुष्टि स्वतंत्र मेडिकल सबूतों से भी होती हो, वो एफआईआर लिखवाने में हुई देरी या हत्या के हथियार का बरामद न होना जैसी प्रक्रियात्मक कमियों या जांच की खामियों पर भारी पड़ती है। मतलब कंटेंट ओवर प्रोसीजर। बिल्कुल, न्याय सबूतों के वजन पर निर्भर करता है, उनकी गिनती या प्रकार की औपचारिकता पर उतना नहीं। क्वालिटी ऑफ एविडेंस मैटर्स मोर देन क्वांटिटी और प्रोसीजरल परफेक्शन। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि अगर अदालत को गवाहों पर भरोसा है, उनकी कहानी सच्ची लगती है और वैज्ञानिक सबूत भी उसी तरफ इशारा करते हैं, तो न्याय होकर रहेगा, भले ही जांच में कुछ कसर रह गई हो या हर चीज बरामद ना हुई हो। हाँ, अदालतें हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, सिर्फ फाइलों को नहीं देखती। एकदम सही कहा। और ये समझ उन सभी के लिए मायने रखती है जो हमारी न्याय प्रणाली को समझना चाहते हैं या उसमें यकीन रखते हैं। ये दिखाता है कि अंततः सच बोलने वाले इंसान की गवाही कितनी ताकतवर हो सकती है और कैसे कोर्ट परिस्थितिजन्य कमियों से ऊपर उठकर न्याय करने का प्रयास करती है। ये सिर्फ कानूनी दांव पेच का मामला नहीं है, बल्कि भरोसेमंद सबूतों के आधार पर सच्चाई को सामने लाने की एक गंभीर कोशिश है। वाकई प्रत्यक्ष सबूत की अपनी अलग ही ताकत है। हाँ, और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये केस हमें याद दिलाता है कि तकनीक के इस युग में भी मानवीय तत्व, मानवीय गवाही का महत्व कम नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई विचार, कोई सवाल जिस पर वो सोच सकें? जरूर। इस केस के प्रकाश में ये सोचना दिलचस्प है कि आज जब हमारे पास सीसीटीवी कैमरे हैं, डीएनए टेस्टिंग है, डिजिटल फोरेंसिक है, इतने सारे तकनीकी सबूत मौजूद हैं, तब भी उन स्थितियों में जहां ये तकनीक शायद उपलब्ध नहीं है, जैसे दूर दराज के ग्रामीण इलाके, हाँ, या उन मामलों में जहां तकनीक पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, वहां प्रत्यक्ष मानवीय गवाही का मूल्य क्या है? क्या तकनीक कभी पूरी तरह से इंसान की देखने, सुनने और याद रखने की क्षमता की जगह ले पाएगी, खासकर न्याय दिलाने के मामले में? ये सचमुच एक गहरा सवाल है। मानवीय अनुभव बनाम तकनीकी सबूत, एक कभी ना खत्म होने वाली बहस लगती है ये तो। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।